गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। हमारा चैप्टर 2 संघवाद जो है वो कंटिन्यू करेंगे आज। और इसके अंदर हमने जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि भारत में संघीय व्यवस्था क्या है, जिसमें हमने क्या सीखा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें हैं और उनमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यानी कि जो पावर है, काम करने की शक्ति है, उसको बांटा गया है। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो अधिकार क्षेत्र हैं उनको डिसाइड किया गया है और उनमें उनको कुछ ऐसे विषय दिए गए हैं जिनके ऊपर वो कानून बनाते हैं। उनके पास इतनी पावर होती है कि राज्य सरकार राज्यों के अंदर रहकर राज्य के लोगों के लिए काम करती है और केंद्र सरकार जो है देश के लिए कानून बनाती है। और सबके जो जुरिस्डिक्शन है, जो अधिकार क्षेत्र है, उनको अलग अलग डिसाइड किया गया है। तो इसमें हमने ये भी पढ़ा कि कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ है और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। हर एक स्टेट को उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे जम्मू कश्मीर का एग्जांपल पढ़ा, उसके हिसाब से उन्हें अलग सुविधाएं दी गई थी। तो भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो कैसे चलती है वो आज हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे कि इतनी बड़ी विविधता वाला देश है, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतनी सारी जो धर्म है, जातियां हैं, तो इन सबको एक साथ लेकर इतना बड़ा जो देश है वो कैसे चल रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रॉपर काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर लॉज ना लिखे जाते तो शायद हमें इतनी फ्रीडम ना होती, इतने हमारे जो हमें राइट्स मिले हुए हैं वो ना मिलते। तो एक सिस्टेमेटिकली जो सेटअप है गवर्नेंस का, जिसकी वजह से आज भी हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था भी सफल है और संघीय व्यवस्था भी सक्सेसफुली चल रही है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो हमने जानना है कि हमने क्या समझा और क्या जाना अभी तक के चैप्टर का। तो फर्स्ट एग्जांपल है कि पोखरण राजस्थान में है। वहाँ पर भारत ने क्या किया था, परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, परमाणु जो परीक्षण है वैसे तो निषेध है यूएनओ की तरफ से, उसकी परमिशन के बिना कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या किया, परमाणु जो है परीक्षण किया पोखरण के अंदर। अगर मान लो कि राजस्थान की जो सरकार है, केंद्र सरकार को परमाणु नीति का जो परीक्षण है उसकी परमिशन ना देती, तो क्या केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण से वो रोक सकती थी। मान लो कि जो केंद्र सरकार ने वहाँ पर डिफेंस को लेकर, क्योंकि जो डिफेंस है, देश की रक्षा है, वो विषय किसके पास आता है, केंद्र सरकार के पास। तो क्या केंद्र सरकार को राज्य सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत है? तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये पूरे देश का विषय है। तो सरकार स्टेप उठा सकती है। वहाँ पर जो परीक्षण था वो सफल हुआ और राजस्थान की सरकार ने कोऑपरेट किया, ना ही उसका कोई विरोध किया। तो ये एक रक्षा का विषय था, रक्षा से संबंधित था देश की, और केंद्र सरकार के पास पूरी पावर्स हैं तो वो डिसीजन ले सकती है। ऐसे ही सिक्किम की सरकार जो है अपने स्कूलों में नई पाठ्य पुस्तकें लागू करवाना चाहती है। और मान लें कि केंद्र सरकार को पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु और शैली पसंद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार को नई पुस्तकें लागू करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेना ज़रूरी है। और ये जो विषय है शिक्षा का, ठीक है, ये आता है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कानून बनाती हैं। अगर राज्य सरकार की कोई बात पसंद नहीं आती या कोई एग्रीमेंट नहीं होता, डिसीजन उनके जो हैं उनमें आपस में तालमेल नहीं बनता, तो केंद्र सरकार का डिसीजन ही फाइनल जो डिसीजन माना जाता है। तो यहाँ पर सिक्किम की जो गवर्नमेंट है वो बिना केंद्र सरकार की परमिशन के पाठ्य पुस्तकें जो है बदल नहीं सकती, नई पाठ्य पुस्तकों को शुरू नहीं कर सकती। तो ये विषय समवर्ती सूची का है और इसमें केंद्र सरकार की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ऐसे ही नक्सलियों से निपटने के लिए
आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मुख्यमंत्री की राय अलग अलग है, यानी स्टेट की अपनी अपनी राय है। तो इस मामले में प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं, क्या ऐसा आदेश जारी दे सकते हैं जिसे सभी मुख्यमंत्री माने। तो ये भी देश की सुरक्षा का विषय है और यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स हैं और उनके अपने अपने ओपिनियन हैं, तो उनके ओपिनियन की कदर की जाएगी। बट डिफेंस को देखते हुए, देश की प्रोटेक्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री इसमें दखल दे सकते हैं। वो स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर दे सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स जो है उसके अकॉर्डिंग ही उसको फॉलो करती है। आज का हमारा टॉपिक है मेन, संघीय व्यवस्था कैसे काम करती है, कैसे चलती है। तो हमारे देश की जो संघीय व्यवस्था है वो किसके अकॉर्डिंग काम करती है? संविधान के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश की जो भी व्यवस्था है, जो भी कानून है, वो सब किसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं? संविधान के अकॉर्डिंग। लेकिन संघीय व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार होती है, इसके जो प्रतिनिधि हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोगों के द्वारा। तो संविधान के साथ साथ जो लोकतांत्रिक राजनीति है, यानी कि जो लोकतंत्र है, उसकी भी विशेष भूमिका है। संघीय व्यवस्था जो प्रॉपर ढंग से हमारे देश के अंदर चल रही है। तो इसमें हम देखेंगे कि लोकतंत्र जो है वो किस तरीके से भूमिका निभाता है। फर्स्ट है भाषाई राज्य। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, ओके, तो भाषा के आधार पर जो है प्रांतों का गठन किया गया था। लेकिन उससे पहले हमारा देश जो था 1947 में, यहाँ मैप के अंदर ऐसे दिख रहा है, तो कोई भी जो आज की स्टेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये पार्ट जो है, ये सारा जो है पाकिस्तान को मिल गया था। ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी जो बांग्लादेश है। जब डिवीज़न हुई तो पाकिस्तान को ये हिस्से मिले और बाकी यहाँ पर देखो कितनी छोटी और बड़ी रियासतें हैं। लगभग 572 छोटी और बड़ी रियासतें थी। अब इनको एक स्वरूप देना, एक ढांचे में डालना, यानी कि इस पूरे यूनाइट इंडिया के ऊपर एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना बहुत ही कठिन काम था। किस तरीके से किया जाए ये स्टार्टिंग में कोई डिसाइड नहीं किया गया कि भारत को किस तरीके से जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर लाया जाए, एक संघीय व्यवस्था बनाई जाए। तो सबसे पहले क्या देखा गया? भाषाई राज्य के आधार पर जो है राज्यों का निर्माण हुआ, राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो 2017 तक जो मानचित्र हम देखते हैं, यहाँ नीचे जो है अब प्रेजेंट में हमारे देश का जो मैप है, नक्शा जो है इस तरीके का है। 29 स्टेट्स हैं यहाँ पर, छोटी और बड़ी एरिया वाइज। अब इनका जो ये रूप है, इनका जो पुनर्गठन है, ये करना बहुत कठिन था। जो मौजूदा सरकार थी उनके लिए ये सबसे बड़ी समस्या थी कि किस आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जितने भी पुरानी रियासतें थी, पुराने प्रांत थे, सब जो है ख़त्म हो गए और उसकी जगह पर नए प्रांत, नई सीमाएं और नए क्षेत्र, नए नाम आ गए। नए राज्यों को बनाने के लिए क्या किया गया? 1950 के दशक में पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया कि एक ही जो भाषा बोलने वाले लोग हैं एक राज्य में आ जाए। तो यह क्या पॉसिबल है कि लोगों को कहे कि आप अपना जो है घर बार छोड़कर उस स्टेट में चले जाओ जहाँ पर आपकी भाषा बोलने वाले लोग हैं? तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क था, ना ही लोग एग्री होते इस बात के लिए। तो फिर उसके बाद क्या किया गया? कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल और जातीयताओं की विभिन्नताओं को रेखांकित करने के लिए और उनको आदत देने के लिए किया गया। यानी कि हमारे देश में कुछ राज्य तो भाषा के आधार पर बने हुए हैं, जिसमें मेनली एक ही लैंग्वेज जो है, जो स्पीकिंग लोग थे उनको उसी जो है लैंग्वेज के लोगों को दे दिया और उनको एक स्टेट का दर्जा मिल गया। कुछ ऐसे स्टेट थे जिनको
उनकी संस्कृति के हिसाब से, उनकी ज्योग्राफी यानी भूगोल और जातियों के आधार पर बना दिया गया। जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये जो कबीले थे इन लोगों को ये स्टेट्स दे दी गई। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी, ये 1947 की बात है, उसके बाद लोगों ने डिमांड की कि भाषा के आधार पर राज्यों का जो है पुनर्गठन किया जाए। तो जो उस वक्त कांग्रेस थी वो डर गई। जो कांग्रेस लीडर्स थे उनका क्या मानना था कि अगर ऐसा हुआ, भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए, तो जो इतने संघर्षों के बाद हमें आज़ादी मिली है तो लोगों में फिर से फूट पड़ जाएगी, ठीक है। और लोग जो जिनको हमें एकीकृत करना है, मजबूत करना है, वो फिर बिखर जाएगा सपना। क्योंकि भाषा के आधार पर जब स्टेट बन जाएंगे तो सब अपने अपने राज्य को विशेष दर्जा दिलाने की कोशिश करेंगे और वो दूसरे भाषाओं की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो भाषावर एक बार तो ये जो लोगों का ओपिनियन था उसको टाल दिया गया। इसे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं सुविधाजनक हो गया। अगर वो भाषावार राज्य बनाते हैं तो देश से ज़्यादा एकीकृत और मजबूत होगा। तो लेकिन स्टार्टिंग में उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई कि कैसे हो, तो इसके लिए एक भाषा नीति को अपनाया गया। देखो, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश ने सबसे पहले डिमांड उठाई थी कि वहाँ पर जो मलयालम लैंग्वेज के लोग थे भी उनको वो एरिया दे दिया जाए और एक स्टेट बना दी जाए। तो कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो एग्री नहीं हुए थे और वहाँ जो मलयालम लीडर था रामालुलु, उसने जो है स्ट्राइक कर दी, हड़ताल कर दी, भूख हड़ताल, और लगभग 52 डेज़ का जो फास्ट उसने रखा, ठीक है। और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है झगड़े शुरू हो गए क्योंकि उनका लीडर जो है वो भूख हड़ताल में ही उसकी डेथ हो जाती है। तो कांग्रेस सरकार के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उन लोगों का सामना करना, क्योंकि सब लोग जो थे अगेंस्ट हो गए थे सरकार के। तो उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने लोगों को शांत करने के लिए, ठीक है, अपनी जो है सहमति दे दी कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। तो ये 1953 में सबसे पहला राज्य बनने वाला जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट है भाषा नीति, कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाओं के लोग हैं, ठीक है। तो किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए या किस भाषा को चुना जाए, ये भी एक समस्या थी। और किसी एक ही भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता था। हिंदी को राजभाषा माना गया और हिंदी सिर्फ जो है भारत में 40% लोग बोलते थे हिंदी भाषा, और भारतीयों की मातृभाषा जो थी वो हिंदी थी। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के लिए और उपाय किए गए, यानी कि 40% लोग अगर हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी को मातृभाषा का दर्जा दिया गया, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं। क्योंकि दूसरी भाषाओं को संरक्षण देने के लिए ऐसा कदम उठाया गया। इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं और बोलियां थी, तो उसमें 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया और 8वीं अनुसूची में इनको शामिल कर लिया गया। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। तो इन 21 भाषाओं को मान्यता देने के पीछे क्या जो है मकसद था कि किसी भी स्टेट के लोग जो 21 भाषाओं में से कोई भी भाषा बोलते हैं तो वो केंद्र सरकार की कोई भी जॉब है, कोई भी परीक्षा है, वो अपनी भाषा में दे सकते हैं। यानी अगर यूनियन गवर्नमेंट की कोई पोस्ट निकलती है तो वो 21 भाषाओं में पेपर जो है प्रिंट होता है। तो अपनी लैंग्वेज के आधार पर वो कैंडिडेट परीक्षा दे सकता है। यानी कि एक राजभाषा जो है, राजभाषा मातृभाषा हिंदी हो गई और 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दे दिया गया। यानी इन भाषाओं में ऑफिशियल वर्क होते हैं, बशर्ते इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं, हर एक राज्य की अपनी एक राजभाषा है। देखो, ये तो केंद्र की बात थी कि केंद्र सरकार
जो भी ऑफिशियल वर्क करती है वो इन 21 भाषाओं में होता है। लेकिन जब राज्यों की बात आती है तो राज्यों की अपनी अपनी भाषा है। जैसे पंजाब में है तो पंजाब का जो सारा ऑफिशियल वर्क है वो पंजाबी में होता है। हरियाणा में जो मेन लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होता है। ऐसे ही जो सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से राज्य सरकार काम करती है। लेकिन देश की एक ही मातृभाषा है हिंदी, ठीक है। और ऑफिशियल वर्क जो है 21 भाषाओं में होते हैं, और साथ साथ में इंग्लिश को भी उतनी इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि जो साउथ स्टेट्स थे वो इस चीज़ के लिए जो है नाराज़ हो गए कि जो इंग्लिश है उसको उसमें उनको ज़्यादा कंफर्ट मिलता है, वो ज़्यादा इजीली वो काम कर सकते हैं। तो इंग्लिश में भी हमारे जो ऑफिशियल वर्क्स है वो होते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, लेकिन इंग्लिश में भी ऑफिशियल्स वर्क होते हैं। इस जैसे श्रीलंका का एग्ज़ाम्पल हमने बुक के अंदर पढ़ा था, तो श्रीलंका में क्या था, वहाँ पर जो सिन्हाला भाषा के लोग थे उसी भाषा में सारे कामकाज होते थे। जो एग्ज़ाम्स वगैरह थे सीली भाषा में होते थे। राष्ट्रभाषा बढ़ा दिया गया था सीली को, ठीक है। तो भारत में 1965 के बाद देखो संविधान के अंदर लिखा गया था कि जो इंग्लिश है, जो अंग्रेज़ी है 1965 के बाद बंद हो जानी चाहिए। लेकिन जो गैर हिंदी भाषी प्रदेश थे जहाँ पर हिंदी को ज़्यादा नहीं बोला जाता था, तो उन्होंने अंग्रेज़ी का प्रयोग जारी रखा। तमिलनाडु ने इस अंग्रेज़ी भाषा के प्रयोग के ऊपर क्या किया था, संघर्ष भी किया था। केंद्र सरकार के साथ उनकी जो है गृह युद्ध टाइप भी हुआ था। उन्होंने संघर्ष किया कि हमें तो इंग्लिश ही चाहिए। तो अंग्रेज़ी का राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया गया। अब इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि तमिल भाषी लोग जो थे वो चाहते थे कि वो इंग्लिश में भी काम करें। तो बाद में ये डिसीजन ले लिया गया कि अंग्रेज़ी में भी राजकीय काम जो है किए जा सकते हैं, और उन लोगों को शांत करवाया। अनेक लोगों का क्या मानना था कि अंग्रेज़ी भाषी जो है सभी को इससे लाभ पहुंचेगा, जो हिंदी नहीं बोल सकते या जो भी लैंग्वेज बोलते हैं दूसरे नहीं समझ सकते, तो कॉमन लैंग्वेज एक होगी इंग्लिश। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने नीति बनाई, पर यह इसका मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार जो है उन राज्यों पर भी हिंदी थोप सकती है जहाँ पर कोई हिंदी बोलता ही नहीं, जिसको हिंदी आती नहीं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में बहुत ही जो लचीला रुख अपनाया, यानी फ्लेक्सिबिलिटी रखी। लेकिन श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर जो सिंहली लैंग्वेज थी उसको थोपा गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केंद्र राज्य संबंध। अब केंद्र और राज्यों के संबंध कैसे थे। स्टार्टिंग में देखो 1990 से पहले तक हमारे देश में एक ही पार्टी की सत्ता सरकार में आई है, यानी कि एक ही पार्टी की सरकार बनती रही। और उस वक्त जो राज्य और केंद्र के संबंध थे अच्छे नहीं थे। जिन राज्यों में केंद्र में बनी सरकार, यानी जिस पार्टी की सरकार केंद्र में बनी होती थी, और जिन राज्यों में उस पार्टी की सरकार बनती थी, उन राज्यों को वो ग्रांट ज़्यादा देते थे, इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते थे, बाकी राज्यों की अवहेलना करते थे। और केंद्र सरकार जो थी वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती थी, यानी कि उन लोगों को जिन राज्यों में उनकी विरोधी पार्टियों के कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई काम नहीं करती थी, बल्कि वहाँ पर जो सरकारें बनती थी उनको डिसमिस करवा देती थी। पार्टी जो थी केंद्र में जो पार्टी होती थी, यानी उसी की पावर होती थी राज्यों के अंदर। और राज्यों में अगर विरोधी पार्टी है तो उनके कामकाज में अक्सर ये केंद्र सरकार जो थी रोड़ा अड़काती थी। तो इसलिए इनके संबंध अच्छे नहीं थे, और वो संवैधानिक जो प्रावधान थे उनका दुरुपयोग करते थे विपक्षी दलों की सरकारों को भंग करने के लिए। तो राज्यों के अंदर भी सरकार को चलने नहीं देती थी यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट जो थी डोमिनेटिंग नेचर की थी, यानी जिस पार्टी की सरकार
उसी पार्टी की जो है ज़्यादा चलती थी, चाहे वो राज्यों में हो चाहे सेंटर के अंदर हो। लेकिन 1990 के बाद स्थिति बिल्कुल बदल गई, क्योंकि 1990 के बाद कोई भी एक सिंगल पार्टी को क्या नहीं मिली, मेजॉरिटी नहीं मिली, बहुमत नहीं मिला। क्योंकि सरकार किसके बेस पर चलती है, बहुमत के बेस पर। तो एक जो सेकंड टाइप का जो स्वरूप था वो सामने आया, गठबंधन सरकार। इसमें क्या होता है, केंद्र सरकार में जब कोई भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, और केंद्र सरकार कैसे बनती है, फिर छोटी पार्टियों को, जो रीजनल क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन पार्टियों के लोगों को मिलाकर सरकार अपनी बहुमत स्पष्ट करती है, और फिर सत्ता जो सरकार जो है वो बनाती है केंद्र में, और उनकी सत्ता आ जाती है। तो इसे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की एक नई संस्कृति पनपी। गठबंधन करके अपनी सीटों को बढ़ाना, यानी क्षेत्रीय दलों को अपने साथ मिलाकर केंद्र में जो पार्टी है वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव करती है, और जिस पार्टी को बहुमत मिल जाता है उस पार्टी की सरकार बनती है। तो 1990 के बाद से लेकर आज तक ऐसा ही स्वरूप चल रहा है सरकार का। ठीक है, पहले कांग्रेस थी, अब वो कांग्रेस क्या बन गई है, यूपीआई। ठीक है, यूपीआई, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए। ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और बीजेपी क्या बन गई है, बीजेपी ने भी लोकल पार्टीज़ के साथ गठबंधन कर लिया है, और वो बन गई है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक लोकतंत्र, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो यानी कि जब इन्होंने क्षेत्रीय दलों को अपने साथ मिलाया, तब इनकी पार्टीज़ का नाम चेंज हो गया, बीजेपी कहते हैं, एनडीए भी कहते हैं। इसी तरह कांग्रेस पार्टी भी बोलते हैं, और उनके साथ जो क्षेत्रीय दल मिले हुए हैं उनकी वजह से यूपीए भी बन गई है। तो इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। ठीक है, इस फैसले के कारण राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से भंग करना, यानी जो केंद्र सरकार करती थी, किसी भी राज्य सरकार को भंग करवा देती थी जिसमें उनकी पार्टी के सदस्य नहीं होते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गठबंधन सरकार का जो एक नया रूप सामने आया था उसको स्वीकार किया, और इस तरीके से जो संघीय व्यवस्था है, सत्ता की साझेदारी में संविधान लागू होने के तत्काल बाद ज़्यादा प्रभावी चल रही है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन